हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और देखिए यहाँ पे मैं जीव विज्ञान का लेके आया हूँ। देखिए मैं कोशिश करूँगा, आपका 27 फरवरी को पेपर है, 27 फरवरी को पेपर है। तो बस मेरी कोशिश यही रहेगी, कम से कम आपको 21 सेट पेपर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कितना? 21 सेट पेपर रहेगा। अगर ये 21 सेट पढ़ के चले जाते हैं तो आराम से आपका पूरा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। और जैसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा के बीच में अंतर, ठीक है ना, उपार्जित प्रतिरक्षा जन्मजात प्रतिरक्षा के बीच के अंतर, ये सब सारी में जो क्वेश्चन है वो पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिया था। तो जाके आप देख लीजिए, अगर नहीं वीडियोस देखें तो जाके देख लीजिए पिछली वीडियोस, प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगी। और यहाँ पर भी मैं पूरा पेपर यार फुल सोल्यूशन डिस्कशन करने वाले हैं। ये काफ़ी लंबी वीडियो होगी, लेकिन देख सकते हैं सारे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ, एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया हूँ यहाँ पे। ऐसी वीडियोस मुझे नहीं लग रहा है कि आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं मिलेगी। तो बायोलॉजी के लिए आप चिंता मत कीजिए। बायोलॉजी में पूरी बायोलॉजी का आपको तैयारी करवा के ही भेजूँगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है ना। और मान लीजिए बायोलॉजी में आपको कुछ ना है तो कौन सी ट्रिक लगाना है, इस पर भी मैं वीडियोज़ आपको बना दूंगा। तो बस आप लोग पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। रात को बज रहे हैं 1, देख सकते हैं रात को 1 बज रहे हैं और केवल आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। बनाते ही बनाते बहुत टाइम हो जाता है। अब फिर मैं सुबह उठूँगा फिर बनाऊँगा, और ये आपको सुबह 6 बजे देखने को मिलेगा। सुबह 6 बजे, और फिर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे लगातार आपको क्लासेस में दूंगा। जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत करूंगा आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अनुक्रमांक भरना रहेगा, यहाँ पे आपको नाम भरना रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? पेपर कोड है ये। तो ये आपके पिछले साल का पूरा पेपर सोल्यूशन में दे रहा हूँ, ठीक है ना। सारे आप क्वेश्चन करके चले जाइए, काम खत्म। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का टोटल टाइम रहेगा, और 70 नंबर का क्या रहने वाला है? पूर्णांक रहने वाला है। आपका बायोलॉजी में कितने नंबर का पूर्णांक रहेगा? टोटल आपका 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। प्रारंभ में जो आपको मिलेगा, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको मिलेगा कितने मिनट? 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए रहेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा, और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है आपको नामांकित रेखा चित्र द्वारा करना है। एक बात याद रखना, जितना हो सके कोशिश करना कि रेखा चित्र बनाना। रेखा चित्र मतलब फिगर बनाने की कोशिश करना। कहीं पर कुछ भी हो, बस फिगर वहां पे ड्रा कर देना। फिगर से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो इसलिए कोशिश रहनी चाहिए कि फिगर को आपको ड्रा करना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए रहेंगे, अंकित रहेंगे कितने नंबर का है। हालांकि मैं बताता चलूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपका कितने अंकों का रहेगा? 4 अंकों का रहेगा। ये जो पेपर है वो आपको मिलेगा SKM स्टडी टेलीग्राम पर, और SKM स्टडी टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। जाके SKM स्टडी से इसका पूरा पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 रुपये आपको देना नहीं है, जाके आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पे। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, दोहरा निषेचन होता है। जो दोहरा निषेचन होता है वो किस में होता है? शैवालों में, कवक में, आवृत बीजी पौधे जिम्नोस्पर्म में, या आवृत बीजी पौधे एंजियोस्पर्म में। तो अनावृत बीजी पौधे और आवृत बीजी पौधे, इसका मैं पेपर रात में ही अपलोड किया था, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो आप पेपर देख रहे हैं इसका मैं सल्यूशन करवा दूंगा, आप परेशान मत होइए। जी हाँ, उसी का ये पूरा सल्यूशन है। तो जो दोहरा निषेचन होता है वो होता है आवृत बीजी पौधे में होता है, यानी कि एंजियोस्पर्म में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म में राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कब वाला है यहाँ पे? विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। जो विषाणु होते हैं उसका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए अथवा आरएनए। डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, या केवल डीएनए होता है, या केवल आरएनए होता है, या डीएनए एवं आरएनए दोनों होते हैं। तो जो विषाणु होता है यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी होता है और आपका आरएनए भी होता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों विषाणु का क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ है। याद रखना, टाइप आंसर 1 इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए। गए यहाँ पे, श्वेत रुधिर कणिकाओं के उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। जब श्वेत रुधिर
कणिकाओं का बहुत ज़्यादा उत्पादन हमारे शरीर में हो जाता है, उसके बाद कौन सी बीमारी होती है? क्या थ्राम्बोसाइटोपेनिया होता है, या हीमोफीलिया होता है, या ल्यूकीमिया होता है, या फिर उपयुक्त में से सभी? तो होता है आपको ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया ल्यूकीमिया श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के फलस्वरूप ल्यूकीमिया नामक बीमारी होती है। बात समझ आ रही है? उसके बाद है यहाँ पे राइट आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। डीएनए के रासायनिक चाकू है। डीएनए का रासायनिक चाकू क्या होता है? एंडोन्यूक्लियेज या लाइगेज या पॉलीमरेज या ट्रांसक्रिप्टेज। तो जो डीएनए का रासायनिक चाकू होता है वो आपका एंडोन्यूक्लियेज होता है। एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है? यह डीएनए का रासायनिक चाकू होता है। राइट आंसर का पहला वाला। उसके बाद आपके पेपर में निश्चित उत्तरीय प्रश्न आएगा। अब ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का आएगा? तो ये एक बार देख लेते हैं, आपका 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 5 अंकों का आपके पेपर में निश्चित उत्तरीय आएगा। एक एक नंबर के सारे क्या रहेंगे? क्वेश्चन रहेंगे। एक एक नंबर के क्या रहेंगे? सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा मैं फुल पेपर सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ यार। तो यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल यार सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सभी बच्चे चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके पास लास्ट डे है और लास्ट डे में आपको अच्छा नंबर स्कोर करना है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आएगी और आप हमारे साथ अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के साथ ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे। 70 में 65 नंबर कम से कम स्कोर करना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम लिखिए। तो अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम क्या क्या है? तो सबसे पहला हार्मोन्स लिख लीजिएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन्स, इसका क्या हो गया? शॉर्ट फॉर्म हो गया। क्या लिखेंगे? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ये क्या हो जाएगा? GRH। और दूसरा हार्मोन्स क्या हो जाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। कौन सा हो जाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? LH बोला जाता है। ल्यूटिजाइंग हार्मोन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूटिजाइंग हार्मोन्स हो जाएगा। उसके बाद ख वाला यहाँ पे प्रश्न है। ख प्रश्न क्या है? रक्त समूह O वाली एक स्त्री का विवाह, कोई लड़की है, उसका रक्त समूह कैसा हो? O ब्लड ग्रुप है और उसका शादी AB वाले पुरुष के साथ करवा दी जाती है, और जो पुरुष का ब्लड ग्रुप है क्या है? AB है, इसके साथ इसकी शादी करा दी जाती है। यार छापने वाला है, छापिए, बिल्कुल एकदम छापने वाला है यार, बोर मत होइए। बिल्कुल आपको बोर नहीं होना है, ठीक है ना। आपको ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी है। हालांकि अब वीडियोस बनाते बनाते थक तो जाते हैं, क्योंकि ढेर सारे आपको वीडियोस बनाना रहता है, लेकिन आपको मेहनत करना है ज़बरदस्त। उनके बच्चों में कौन से रक्त समूह होने की संभावना है? यदि किसी O वाली महिला का शादी AB वाले व्यक्ति के साथ करवा दी जाती है, तो बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? या तो A होगा या फिर B होगा। या तो A होगा या फिर B। O और AB कभी नहीं होगा, याद रखना। O और AB कभी नहीं होगा, या तो A होगा या फिर क्या होगा? B होगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बना हुआ है, दोहरा निषेचन क्या है? इसकी खोज किसने की थी या किसने किया था? IMP वाला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है, तैयार कर लीजिएगा। दोहरा निषेचन क्या होता है और इसकी खोज किसने किया था? तो आवृतबीजी पौधों में परागकण की जनन कोशिकाओं से बने नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका जो कि मादा युग्मक होती है, तथा दूसरा नर युग्मक यानी द्वितीय केंद्रक से संगलित होकर इन दोनों क्रियाएं यानी निषेचन और त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से क्या बोल देते हैं? दोहरा निषेचन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? दोहरा निषेचन बोल देते हैं। बात समझिएगा, आवृतबीजी पौधों में परागकण की जनन कोशिकाओं से बने नर युग्मक में से एक अंड कोशिका तथा दूसरा नर युग्मक यानी द्वितीय केंद्रक से संगलित होता है। इन दोनों क्रियाओं यानी निषेचन और त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज नवास्टीन ने
1898 ईस्वी में किया था। दोहरा निषेचन की खोज किसने किया था? नमास्चीन ने किया था। कब किया था? 1898 ईस्वी में किया था। उसके बाद घ वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, डीएनए तथा आरएनए में दो अंतर लिखिए। दो अंतर लिखना है। तो डीएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, आप ऐसे कर सकते हैं, डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है, किसमें? आपका डीएनए पाया जाता है, और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं डीएनए में कोशिकाओं में केंद्रक में क्रोमोसोम की अपेक्षा बड़ी मात्रा में डीएनए होता है, और आरएनए में कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में बड़ी मात्रा में होता है। कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में यह बड़ी मात्रा में होता है, और आरएनए सिंगल स्टैंड होते हैं, जबकि डीएनए क्या होते हैं? डबल स्टैंड होते हैं। डीएनए कौन से होते हैं? यहाँ डबल स्टैंड होते हैं। डीएनए कौन से होते हैं? डबल स्टैंड होते हैं। और जो आपके आरएनए होते हैं, यह कैसे होते हैं? तो इसको आप लिख सकते हैं, यह सिंगल स्टैंड होते हैं। समझ आ रहा है? उसके बाद यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न कि फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखना है। यहाँ पे है वाउचेरेरिया। वाउचेरेरिया है, मतलब कि आप कह सकते हैं अगर फाइलेरिया रोग के रोग कारक जंतु का नाम क्या है तो सीधा बता दीजिएगा वाउचेरिया। वाउचेरिया क्या है? या फाइलेरिया रोग के रोग कारक का क्या है? नाम है। क्या है? वाउचेरिया है। उसके बाद आपका है क्या? अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न भाई साहब 1-1 नंबर का आता है, हर एक प्रश्न आपका 1-1 नंबर का रहेगा। यहाँ पे है डीएनए में पाए जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। डीएनए में पाए जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम कौन कौन से हैं? तो लिख लीजिए। सबसे पहला है डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल। कौन सा है? डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल। दूसरा है डीऑक्सी गुएनाइलिक अम्ल। तीसरा है डीऑक्सी साइटिडाइलिक अम्ल, और चौथा है डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल। ये डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड पाई जाती हैं और उन इकाइयों के नाम हैं। उसके बाद यहाँ पे है उपयुक्त उदाहरणों के साथ सहोपकारिता की व्याख्या कीजिए कि सहोपकारिता क्या होती है। तो यह एक सहजीवी संबंध है जिसमें दोनों प्रजातियां एक दूसरे से लाभ ग्रहण करती हैं। यह क्या होता है? यह एक सहजीवी संबंध होता है, इसमें 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, दोनों को एक दूसरे से क्या होता है? लाभ होता है। इस तरह के पारस्परिक संबंध को सहोपकारिता कहते हैं, और इस तरह के जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसे क्या कहते हैं? सहोपकारिता कहते हैं। उदाहरण के लिए राइजोबियम दलहनी पौधों की जड़ों में सहजीविता का संबंध होता है, और लाइकेन कवक और शैवाल, कवक और जो शैवाल होते हैं लाइकेन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे गवाला उन सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए जिनके साइक्लोस्पोरिन ए यानी कि प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि तथा स्टैटिन रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक को प्राप्त किया जाता है। तो 2 हैं। पहला क्या लिखेंगे? साइक्लोस्पोरिन ए। तो साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए का निर्माण किससे किया जाता है? तो साइक्लोस्पोरिन ए का निर्माण ए का उत्पादन ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। और स्टेटिन का निर्माण, तो स्टेटिन का उत्पादन मोनस्कस परप्यूरियस से किया जाता है। स्टेटिन का निर्माण, स्टेटिन का उत्पादन मोनस्कस परप्यूरियस से किया जाता है। उसके बाद घ वाला क्वेश्चन है। घ वाला क्या है? न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडलिनी के कितने क्षार युग्म होते हैं? तो न्यूक्लियोसोम का यहाँ पे नामांकित चित्र बनाना है, और एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली के कितने क्षार युग्म होते हैं? तो ये क्या है? यह आपका यहाँ पे देख सकते हैं। एक आप गोला रखिएगा, एक क्या करेंगे? आप गोला रखेंगे, और यहाँ पे एक इस प्रकार से खींच के डंडा, इस प्रकार से खींचकर क्या बना देंगे? आप लोग न्यूक्लियोसोम बना देंगे। बात समझ आ रही है? ये क्या है? यह न्यूक्लियोसोम का क्या है? आपका फिगर है। आप इस प्रकार से न्यूक्लियोसोम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि डीएनए कुंडलिनी के कितने क्षार युग्म होते हैं? एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडलिनी के कितने क्षार युग्म होते हैं? तो नोट कर लीजिए, कुल 200 क्षार युग्म होते हैं। कितने क्षार युग्म होते हैं? टोटल 200 क्षार युग्म होते हैं।
उसके बाद है प्रतिरक्षी अणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रतिरक्षी अणु का एक नामांकित चित्र बनाना है। तो ये प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र है, बस इतना ही लिखना है। यह प्रतिरक्षी का क्या है, एक नामांकित चित्र है। यह क्या है, प्रतिजन क्रियास्थल है यहाँ पे जो बने हुए हैं। और ये क्या है, ये आपका जो रेड वाला है ये हल्की श्रृंखला है, ठीक है ना यहाँ पे। और ये जो इस कलर का, इसको क्या कहेंगे, भारी श्रृंखला करेंगे। बात समझ आ रही है। उसके बाद आपका क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे वाला प्रश्न है, लघु जनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। कि लघु जनक नलिका क्या होती है, आपका इसके पूरे संरचना क्या करना है, वर्णन करना है। तो शुक्र जनन नलिका के संरचना का वर्णन करना है। तो शुक्र जनन नलिकाओं के मध्य संयोजी ऊतक में स्थान स्थान पर क्या होती है, अंतराली कोशिकाओं के समूह स्थित होती है। जो शुक्रजनन नलिकाओं के जो मध्य संयोजी ऊतक में क्या होता है, कुछ स्थान पर अंतराली कोशिकाओं के समूह स्थित होती हैं। इस नलिकाओं को आंतरिक सतह जननिक एपिथेलियम से बनी होती हैं तथा इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहला जनित शुक्राणु जनन कोशिकाएं तथा दूसरा कोशिकाएं जननिक कोशिकाएं घनाकार होती हैं, ठीक है ना। तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का क्या करती है, निर्माण करती हैं। इनके मध्यवर्ती रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होती हैं। और सोटोली कोशिकाएं बड़ी और शंकु के आकार की होती हैं, विकसित होते शुक्राणु को क्या प्रदान करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर संयोजी ऊतक का स्तर पाया जाता है। इस संयोजी ऊतक में नलिकाओं के बीच बीच में अंतःस्रावी लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। वाला यहाँ पे अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि अगुणित और द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या होता है। मधुमक्खियों में अनिषेचित अंडा जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 सेट होता है और इन्हें अगुणित या अर्धसूत्री कहा जाता है, जो विकसित होकर नर बनते हैं। जबकि निषेचित अंडा जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 2 सेट होती है, यानी कि द्विगुणित होता है, मादा के रूप में विकसित होते हैं। यानी कि जो अगुणित होते हैं उसमें गुणसूत्र की संख्या 1 सेट होती है, उनसे क्या बनते हैं, नर बनते हैं। और कुछ निषेचित अंडे होते हैं जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2 सेट होती है और यहाँ से मादा का निर्माण होता है। बात समझ आ रहा है। तो ये क्या होता है, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण हो गया। उसके बाद मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। देखिए, मधुमक्खी में नर अगुणित होता है जबकि मादा द्विगुणित होता है। मधुमक्खियों में नर अगुणित होता है क्योंकि इसमें 1 सेट पाया जाता है, और जो मादा होती है द्विगुणित होता है, इसमें 2 सेट पाया जाता है। हाइप्लोडिप्लोइडी मधुमक्खियां चींटियों और ततैया जैसे कुछ कीड़ों में होता है। नर कीट अगुणित होता है क्योंकि वे अनिषेचित अंडों से पार्थेनो अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, एरेनोटकी कहा जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु निर्माण के दौरान नहीं होता। मादाएं निषेचित अंडों से बनती हैं या बढ़ती हैं और इसलिए क्या होती है, द्विगुणित होती हैं। रानी मधुमक्खी मंगल उड़ान के दौरान ड्रोन से सभी शुक्राणुओं को चुनती हैं और उनमें अपने मौलिक पुटिका में संग्रहित करती हैं। श्रमिक मधुमक्खियों यानी कि द्विगुणित मादा और ड्रोन जो कि अगुणित नर होती हैं का गठन रानी द्वारा देखी गई ब्रूड कोशिकाओं पर निर्भर करता है। और छोटी ब्रूड कोशिकाओं का दौरा करते समय रानी अंडे देने के बाद, रानी जो होती है अंडे देने के बाद शुक्राणुओं को अपने सेमिनल रिसेप्टेक से उत्सर्जित करती हैं और नए आमतौर पर अनिषेचित अंडों के विकास के कारण क्या होती है, उर्वर अगुणित होती हैं। बात समझ आ रही है। नीचे आ जाइए। इसके बाद यहाँ पे आईएमपी वाला क्वेश्चन है। आईएमपी वाला क्या है, मैं एक काम करता हूँ, जो आपके आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए उन्हीं क्वेश्चनों को उठा के मैं पूरा करवा दूंगा, छपवा दूंगा, ठीक है ना। आप जाइएगा पेपर में छाप के आएंगे, आप जाइएगा पेपर में क्या आएगा, छाप के आप लोग आएंगे। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है, मनुष्यों के लिए लाभकारी, इसके 2 उपयोग लिखिए। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या होता है और इसके लाभकारी उपयोग क्या होते हैं। तो डीएनए पुनर्योगज तकनीकी क्या होता है, कृत्रिम विधियों द्वारा नियंत्रित वातावरण में किसी भी सजीव के
मूल डीएनए या सजीव के आणविक संगठन में परिवर्तन करने की विधियां एवं प्रक्रियाओं को पुनर्योगज डीएनए तकनीकी कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या होती है? कृत्रिम विधियों द्वारा नियंत्रित वातावरण में किसी भी सजीव के मूल डीएनए या सजीव के आणविक संगठन में परिवर्तन करने की विधियां एवं प्रक्रियाओं को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं तथा इस प्रकार निर्मित डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। सामान्यतया पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण दो या दो से अधिक पूर्णतया भिन्न डीएनए हो जाएगा, यहाँ पे डीएनए अणुओं को आपस में जोड़कर किया जाता है। इसके लाभकारी उपयोग क्या है? सबसे पहला, दवाइयों में तकनीकी का उपयोग करके डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। और दूसरा, इसका उपयोग किसी व्यक्ति में एचआईवी की उपस्थिति का पता लगाने में भी किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता की क्षति के 4 प्रमुख कारण लिखिए। ये काफ़ी भाई साहब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम छाप डालो यार। जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ एकदम आपको छाप डालना है, जो कि आपके पेपर में आएगा, तो छापने वाले प्रश्न है, तैयार कर लो। है क्या यहाँ पे जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता शब्द बायो अर्थात जीवन या लैटिन शब्द डाइवेरस अर्थात भिन्न से मिलकर बना हुआ है। जैव विविधता शब्द बायो अर्थात जीवन तथा लैटिन शब्द डाइवर्स अर्थात भिन्न से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी पर जीवों की विविधता। जिसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी पर जीवों की विविधता ही जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता वास्तव में एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है, जिसको लोकप्रिय बनाने में सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन का प्रमुख क्या है? योगदान है। क्षति के 4 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला क्या होता है? आवासीय क्षति तथा विखंडन। दूसरा क्या होता है? अतिदोहन। तीसरा क्या होता है? विदेशी जातियों का आक्रमण। और चौथा क्या होता है? सहविलुप्तता होता है। क्या होता है? सहविलुप्तता होता है। उसके बाद यहाँ पे पांचवा है। पांचवा क्या है आपका? पांचवा है आपका आभासी और अनिषेक जनित फल क्या है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। आभासी और अनिषेक जनित फल किसे कहते हैं और आपको एक एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहले बताना है आभासी फल क्या होता है? अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प और पुष्पक्रम के किसी अन्य भाग से निर्मित फल आभासी फल कहलाते हैं। आभासी फल क्या होता है? अंडाशय के अतिरिक्त यानी कि अंडाशय उसमें नहीं भाग लेगा बल्कि पुष्प भाग लेगा और पुष्पक्रम की किसी अन्य भाग से निर्मित फल आभासी फल कहलाता है। जैसे सेब क्या है? आभासी फल का उदाहरण है। और आपका स्ट्रॉबेरी भी आभासी फल का उदाहरण है। सेब में फल का निर्माण मांसल पुष्पासन से होता है, तो इसे आभासी फल कहते हैं। सेब में खाद्य भाग पुष्पासन है और अंडाशय नहीं होता। और अनिषेक जनित फल क्या होता है? अनिषेक जनित फल का मतलब होता है कि हमेशा निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है, उसे हम लोग अनिषेक जनित फल कहते हैं। कभी कभी बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल में विकसित हो जाता है और ऐसा फल अनिषेक फल तथा फल बनने की यह क्रिया अनिषेक फलन कहलाता है। जैसे केला, पपीता, संतरा इत्यादि आपके अनिषेक जनित क्या होते हैं? फल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे वाहित मल उपचार, ये वाहित मल उपचार पूछा गया है और काफ़ी आईएमपी वाला क्वेश्चन है, छापने वाला क्वेश्चन है। भाई साहब छाप के जाइए और पेपर में आप करके आइए। तो वाहित मल उपचार क्या होता है? यहाँ आप देखिए, जस्ट इसको ऊपर कर लें तब आपको अच्छे समझ आएगा। वाहित मल उपचार क्या होता है? वाहित मल उपचार मल जल प्रशोधन या घरेलू अपशिष्ट जल प्रशोधन यानी कि सीवेज ट्रीट वाही, अपवाही जो कि गंदा जल होते हैं और घरेलू दोनों प्रकार के अपशिष्ट जल और घरेलू मल जल से संदूषित पदार्थों को हटाने क्या है? प्रक्रिया है। इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक संदूषित पदार्थों को हटाने की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया शामिल है। इसका उद्देश्य एक अपशिष्ट प्रवाह या प्रशोधित गंदा जल और एक ठोस अपशिष्ट या कीचड़ का उत्पादन करना है, जो वातावरण में निर्वहन या प्रयोग के लिए क्या होता है? प्रयुक्त होता है। उसके बाद है यहाँ पे क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन क्या होता है और उस जीव का नाम बताइए जो क्राई प्रोटीन को क्या करता है? उत्पन्न करता है। और मनुष्य में अपने लाभों के लिए इस प्रोटीन का किस प्रकार उपयोग किया जाता है? तो क्राई प्रोटीन क्या होता है? क्राई प्रोटीन्स क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। क्राई प्रोटीन क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन प्रोटीन होते हैं। ये मिट्टी में रहने वाले जीवाणु यानी कि बैसिलस
थुरिएजेंसिस के कुछ स्ट्रेन के प्लाज्म में पाए जाने वाले जीन द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और इनको एंडोटॉक्सिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंडोटॉक्सिन कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो मनुष्य में कुछ अपशिष्ट और संभावित ट्रांसजेनिक फलों जैसे बीटी कॉटन, बीटी कार्न, बीटी वैगन और अन्य के निर्माण में क्राई प्रोटीन का उपयोग किया जाता है जो कीड़ों के खिलाफ प्रतिरोध दिखाता है। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में से दो का आपको उदाहरण सहित परिभाषा देना है आपको। शीत निष्क्रियता और बायोपायरेसी, और यहाँ पे एक ये है। तो यहाँ पे हम लोग देंगे दो का परिभाषा, एक शीत निष्क्रियता और दूसरा बायोपायरेसी का देंगे। ये शीत निष्क्रियता क्या होता है? शरद ऋतु में अक्रिय या सुप्तावस्था में जाकर समय बिताने की क्रिया को शीत निष्क्रियता कहते हैं। तो शरद ऋतु में अक्रिय या सुप्तावस्था में जाकर समय बिताने की क्रिया को शीत निष्क्रियता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नार्दन, जमीनी गिलहरी। और बायोपायरेसी क्या होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां व एक दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत में उपचार के लिए प्रचलित हल्दी का पेटेंट अमेरिकी वैज्ञानिक ने लिया हुआ है। किसी भी प्रणालीगत अनुमानित के बिना किसी भी जैव संसाधनों का उपयोग बायोपायरेसी कहलाता है। फिर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैग प्रचालक यानी कि ओपेरॉन से आप क्या समझते हैं? इसका रेखा चित्र आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी में डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक क्या इकाई है? जिसमें एक प्रमोटर और उसके अधीन कार्य करने वाली कुछ जीनों का समूह सम्मिलित है। ओपेरॉन मॉडल कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। यह जीन एक साथ मिलकर mRNA के रूप में क्या करते हैं? अनुलेखित हो जाते हैं। और प्रोकैरियोट होत जैकब व मोनाड ने ओपेरॉन मॉडल का परिकल्पना प्रस्तुत की। एक ओपेरॉन में एक ऑपरेटर, प्रोमोटर और रेगुलेटर तथा संरचनात्मक जीन शामिल होता है और प्रत्येक ओपेरॉन का विशिष्ट ऑपरेटर तथा विशिष्ट सदमक यानी कि रेस्प्रेसर होता है। ऑपरेटर क्षेत्र प्रोमोटर के निकट क्या होता है? स्थिर होता है। उसके बाद यहाँ पे पारजीनी जंतु क्या है और इसका उत्पादन कैसे किया जाता है और मानव जाति के लिए इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है और जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीनी जंतु कहलाते हैं। ठीक है ना, पारजीनी जंतु कहलाते हैं। इसका उत्पादन कैसे करते हैं? पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। मानव जाति के लिए उपयोगिता, इसका उपयोगिता कैसे है? तो जैविक उत्पादों के उत्पादन के वृद्धि के लिए हम लोग पारजीनी जंतुओं का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और एक यहाँ पे प्रश्न है, ये वाला आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं करवाया भी था। और यहाँ पे आपका क्या है? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ये आपका क्या है? विस्तृत उत्तरीय यहाँ पे प्रश्न है। तो मैं ऐसा मॉडल सेट पेपर बनाऊंगा जिससे आपको लाभ भी होगा और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला और यहाँ पे दूसरा है। या तो आप ये करिए या तो ये करिए। यहाँ पे है स्वच्छ व नामांकित चित्र की सहायता से एक प्रारूपी आवृत बीजांड का संरचना तथा भ्रूणकोश के निर्माण का वर्णन कीजिए। या फिर असंग जनन या रेड डाटा बुक या प्लेसेंटा के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको दो लिया हूँ, रेड डाटा बुक और प्लेसेंटा के बारे में। रेड डाटा बुक क्या है? वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अनेक संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज अपने प्रकार की पहली संस्था है। इसकी स्थापना 1948 में हुई। यह वन्य जीवों से संबंधित संसाधनों और जागरूकता का कार्य करती है। इसका मुख्य कार्यालय मूगर्स स्विट्जरलैंड में है। IUCN हर तीसरे वर्ष एक सम्मेलन आयोजित करती है और यह संस्था 1963 से जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करती है। इस संस्था ने संसार भर में सभी जीव जातियों को 9 प्रमुख वर्गों में क्या किया? विभक्त किया है। तो ये क्या हो गया? रेड डाटा बुक हो गया। और अगला यहाँ पे एक आपका
प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट करके याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मॉडल पेपर सेट सॉल्व किया हूँ जो कि आपके पेपर में आने वाला है, और जितना भी हो सकेगा मैं अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए लेके आऊँगा। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को देख लिए, ढेर सारा व्यूज छाप दिया, लेकिन आप अगली वीडियो देखे ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, हर एक वीडियो देख कर जाइए, नहीं तो फिर कहेंगे कि सर जी जो आप बताए थे फंसा ही नहीं। यार कैसे फंसेगा, आप लोग सारी वीडियोस तो देखो, पढ़ो तो सही, जो मैं आपको दे रहा हूँ वो तो पढ़िए, 100% फंसेगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। और चैनल पे नया हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को यार लाइक करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।